चलो कल हम लोग बात कर रहे थे एंगल की, और स्टार्ट करते हैं यहीं से कि एंगल क्या होता है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक रे है इस तरह से, जो कुछ देर की रोटेशन के बाद वो कुछ यहाँ पहुँच जाती है, सपोज दैट, है ना। तो इनके बीच का जो रोटेशन है उसे हम लोग मेजर करते हैं, किसी थीटा डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग मेजर, उसको नाम देते हैं एंगल, कितना एंगल रोटेशन हुआ है। इस रे को हम लोग बोलते हैं इनिशियल रे, इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल रे। ठीक, तो इनिशियल रे से टर्मिनल रे तक पहुंचने में जो भी रोटेशन हुआ उसे हम लोग बोलते हैं एंगल। अगर ये एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो हमेशा थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होता है। अगर ये एंगल हमारा क्लॉकवाइज है तो थीटा हमारा जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। एंगल आपने कभी निगेटिव नहीं सुना है, लेकिन आज आप ये भी जान लीजिए कि अगर ये रोटेशन हमारा इस तरह से होता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल मेजर किया जा रहा होता इसकी वैल्यू माइनस थीटा होती। समझ में आ रही बात, जब रोटेशन हमारा इस डायरेक्शन में होता। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई। यस सर। यस यस सर। सर। अब हुआ क्या कि जब ऐसे रोटेशन होते होते एक दिन ये क्या होगा, रोटेशन यहाँ पहुंच जाएगा, ये टर्मिनल रे यहाँ पे होगी किसी पोजीशन में, फिर मैंने आपको दिखाया यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, वापस से अपनी पोजीशन पे। जिस दिन ये वापस से आ गई इस पोजीशन, फिर से वापस से आ गई, तो ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लेगी। समझ में आ रही बात? और इस तरह की साइकिल को जब ये साइकिल कंप्लीट कर लेती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। जब ये पूरा कंप्लीट रोटेशन हो जाता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको किस तरह से इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का शेप में बन जाता है। ये हमारी इनिशियल रे है, सपोज कर लीजिए इनिशियल रे, और ये हमारी टर्मिनल रे कुछ इस तरह से होती होती ऐसे हर एक मोमेंट में होती आती है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट रोटेशन को हम लोग बोलते हैं थ्री। अभी आगे चलकर कितना बोलते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इस कंप्लीट रोटेशन को जब एंगल मेजर करने की बारी आई कि किस तरह से मेजर किया जाए कितना रोटेशन हुआ है, तो इनिशियल लेवल पे हम लोग के पास बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं थी, है ना, बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं थी। बस ये था कि कुछ ना कुछ एक क्राइटेरिया चाहिए था कि कैसे हम लोग इसको मेजर करेंगे। उसके लिए जो भी मैथमेटिशियंस थे पुराने टाइम के, और इंडिया के या फिर बाहर के भी, उन्होंने किया क्या कि इस पूरे रोटेशन को, इस कंप्लीट रोटेशन को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, और हर एक पार्ट को उन्होंने क्या बोल दिया, ये रोटेशन जो है वो एक राइट एंगल के बराबर है। एक राइट एंगल, अभी ये राइट एंगल कितने डिग्री का था ये बात पता नहीं थी, कि वो 90 डिग्री है या 80 डिग्री है, कुछ भी ऐसा नहीं क्लियर था। बस उन्होंने क्या नाम दे दिया इसको, एक राइट एंगल। ठीक है, और इन्होंने इस पूरे कंप्लीट रोटेशन को 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया, और हर एक पार्ट को उन्होंने 1/4 पार्ट बोला, और 1/4 पार्ट के उन्होंने इसलिए नाम दिया क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल आप नाम सुने हो, ये बना हुआ है, क्वाड्री मतलब होता है 4। उन्होंने इसको क्या कह दिया, क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट उन्होंने बना दिए कंप्लीट रोटेशन के। और हर एक रोटेशन में कितना एंगल, कितना रोटेशन कवर हुआ, 1 राइट एंगल। ठीक है, आप जानते हैं कि जब ये क्वाड्रेंट एंगल बना, तो भी ये यूनिट आप छोटे लेवल पे देखोगे तो आपको बहुत कम रोटेशन दिख रहा है, तो आप इसको मेजर कर सकते हो। लेकिन एक बड़े, जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो जब हमें एक बड़े एरिया को कवर करना होता था, तो इसके और छोटे मेजरमेंट की जरूरत भी पड़ी। एक राइट एंगल को ही फर्दर डिवाइड करना चाहिए, ताकि अगर हम उसे और छोटी यूनिट में, जैसे अगर हम 1 किलो का वेट लें, तो अगर हमारे पास सिर्फ 1 किलो वेट हो तो छोटे को मापना मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ये सारी चीजें भी आई। इसी तरह राइट एंगल से छोटे एंगल को जब मेजर करना हुआ, तो ये प्रॉब्लम मैथमेटिशियंस के आगे आना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या कि अलग अलग लोग मिले, अलग अलग कंट्री के, और उन्होंने इसको डिवाइड किया फर्दर आगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश सिस्टम आया, जिसका नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम।
ठीक है। उन्होंने क्या किया कि इस पूरे पार्ट को, इस पूरे राइट एंगल को उन्होंने छोटे छोटे 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे 90 पार्ट्स में, 90 मतलब 190, छोटे छोटे फर्दर 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वली पार्ट 90 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ पार्ट्स डिवाइड बन गए फर्दरली। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसके कितने इक्वल पार्ट्स बनाए? 90, ठीक है। बोलो भाई, सौरभ, रितेश और औजा। यस सर। और Yes, हर एक sir. पार्ट को उन्होंने नाम दिया एक डिग्री का। यस सर। हर एक पार्ट को उन्होंने नाम दिया एक डिग्री का। तो 90 एक राइट एंगल में कितने डिग्री बना दिए? 90 डिग्री। तो उन्होंने क्या कहा कि एक राइट एंगल जो होगा वो कितनी डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। और उसको लिखने का सिस्टम कैसा होगा? 90 के ऊपर छोटा सा डॉट, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इस पे भी काम नहीं चला तो प्रॉब्लम और बढ़ी कि और छोटी यूनिट भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इस छोटी सी यूनिट को, इस छोटी यूनिट को एक 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 डिग्री को फर्दर और फिर से 60 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। छोटे छोटे 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे ना, ऐसे 60 पार्ट में। और हर एक पार्ट को उन्होंने नाम दिया कि हर एक डिग्री में कितने पार्ट होंगे? 60 पार्ट होंगे। और 60 मिनट बोला उसको, 60 मिनट। और उसको लिखा कैसे? 60 के ऊपर एक डैश। बात समझ में आ रही है? एक डिग्री में कितने मिनट हुए? 60 मिनट। और इसी तरह हर एक मिनट को फर्दर डिवाइड किया गया और हर एक मिनट को उन्होंने 60 सेकंड बनाए। उसको कैसे लिखा? 60 सेकंड डबल डैश। इतनी बातें क्लियर हुई? yes sir. यस सर। तो एक राइट एंगल में कितने मिनट हुए, कितने डिग्री हुए? 90 डिग्री हुए। हर एक डिग्री में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और ये सिस्टम कौन सा है? सेक्सोडेसिमल सिस्टम है, इसे ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पूरे पूरे कितने डिग्री हो गए टोटल? 360 डिग्री, क्योंकि 90 एक रूट फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में। तो एक कंप्लीट रोटेशन में, रिवॉल्यूशन में टोटल कितने डिग्री हो गए? 360 डिग्री। तो यहाँ से जन्म हुआ कि 360 डिग्री जो आप बचपन से पढ़ के आते हैं कि 360 डिग्री रोटेशन हुआ या 90 डिग्री हुआ या डिग्री मेजरमेंट जो आपने पढ़ा वो यहाँ से हुआ था, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। अगर यही रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ना होकर के क्लॉकवाइज होता और यहाँ पे आता, है ना, और मेजरमेंट हम लोग इस डायरेक्शन से कर रहे होते, मान लो 45 डिग्री का रोटेशन है, तो हम लोग इसको -45 डिग्री बोलते हैं, क्योंकि ये रोटेशन कैसा हुआ है? क्लॉकवाइज। बात क्लियर हो रही है? से यस और नो बोलते रहो भाई बीच बीच में, है ना। बोलने में क्या जा रहा है तुम लोग का? इतना बोल रहे हैं तुम लोग, कम से कम सारे लोग, है ना, कम से कम इतना तो यस नो बोलते रहो, ठीक है। इसके बाद आया फ्रेंच सिस्टम, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं ग्रेडिंग सिस्टम, है ना, जिसे ग्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं या सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक। इस सेंटेसिमल सिस्टम में क्या हुआ कि उन्होंने जिस तरह से मैथमेटिशियंस ने, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा कि हर एक को 4 राइट एंगल में डिवाइड किया गया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उसको अलग डिवाइड कर दिया 4 राइट एंगल से, फिर उसको फर्दर राइट एंगल्स को उन्होंने क्या किया? डिग्री में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से सेंटेसिमल सिस्टम में क्या किया गया कि हर एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर एक पार्ट को नाम दिया गया, ऐसे ऐसे 100 पार्ट बन गए, 1 2 3 काउंट तो नहीं कर पाएंगे। इस तरह से 100 इक्वल पार्ट्स बनाए गए, है ना। और हर एक पार्ट को नाम क्या दिया गया? मैंने क्या कहा कि हर एक राइट एंगल को, तो एक राइट एंगल हमारा कितने बराबर हो गया यहाँ पे इस सिस्टम में? 100, है ना। 100 को ग्रेड बोला गया है, 100 ग्रेड के इक्वल, 100 ग्रेड के इक्वल। और जिसे डिनोट करने का तरीका हुआ 100 के ऊपर स्मॉल जी। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। सेंटेसिमल सिस्टम को भी आगे चल करके प्रॉब्लम हुई इसमें और छोटी यूनिट में मेजरमेंट करने के लिए, तो उन्होंने फर्दर ग्रेड को भी डिवाइड किया और हर एक ग्रेड को डिवाइड किया फिर से मिनट्स में ही, नाम मिनट ही दिया। लेकिन वहां पे हम लोगों ने एक 90 डिग्री बनाई थी और हर एक डिग्री में फिर 60 मिनट बनाए थे।
लेकिन उन्होंने 100 ग्रेड बनाया और हर एक ग्रेड में 60 नहीं ना देकर के 100 मिनट्स बनाए, ठीक है, 100 मिनट बनाए। और फिर जब मिनट को इन्होंने चेंज किया तो हर एक मिनट में इन्होंने 100 सेकेंड्स बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आए कि हर एक राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं, 100 ग्रेड होते हैं, और हर एक ग्रेड में 100 मिनट्स होते हैं, और हर एक मिनट में 100 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। ये सिस्टम जो हुआ सेंटेसिमल सिस्टम या ग्रेडिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा चलन में नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोगों ने इसको नहीं किया है। ज़्यादातर हम लोगों ने हेक्साडेसिमल सिस्टम को या ब्रिटिश सिस्टम को यूज़ किया, क्योंकि ब्रिटिशर से इंडिया आए थे, आप जानते हैं इतिहास में ये भी है। तो ब्रिटिश सिस्टम को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, या फिर अपना रेडियन सिस्टम जो आगे हम लोग सर्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे उसको हम लोगों ने यूज़ किया। आगे पढ़ते हैं रेडियन सिस्टम क्या है। रेडियन सिस्टम में क्या हुआ, यहाँ तक की बात को आगे सब लोगों ने यूज किया है कि राइट एंगल्स 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है, जी सर। ठीक है। और जी सर। 4 राइट एंगल में डिवाइड करने के बाद क्या किया, रेडियन सिस्टम हम लोग अब बात कर रहे हैं, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम में क्या किया कि हर ये कहा गया कि जब क्वीन का कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग था, उन्होंने ये कहा गया कि जब एक जो हम लोग इनिशियल रे को टर्नओवर एक सर्कुलर पाथ में मूव कराते हुए फिर से एक रोटेशन कंप्लीट कराते हैं, इस रोटेशन की कोई ना इस इनिशियल रे की कोई ना कोई लेंथ रही होगी, उसको उन्होंने सर्कल का रेडियस मान लिया। बात समझ में आ रही है, उसको रेडियस मान लिया और ये कहा नो सर। बेटा ये सर, कहा एक बार गया, फिर से बता हाँ दीजिए। उन्होंने कहा जैसे कोई भी सच्ची सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो किसी रेडियस के थ्रू तो मूव करेगी ना। अगर हमने इस Yes, पॉइंट को sir. OA को इनिशियल रे माना है तो इस इनिशियल रे की कोई लेंथ तो होगी, और जो इसकी लेंथ है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो ये इसकी रेडियस भी बोली जाएगी, है ना। Yes, sir. Yes, उन्होंने ये कहा कि इस रेडियन इस कोई अगर पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी रेडियस के थ्रू सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो जब इतना मूव कर जाए अपनी रेडियस के बराबर, मतलब उसका मूवमेंट इतना हो जाए अपनी रेडियस के बराबर, कहने का मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो कितनी हो जाए, वो भी r के बराबर हो जाए। बात समझ में आई, उतना ही मूवमेंट हो एंटी क्लॉकवाइज जितना कि उसकी रेडियस है। तो जो बना हुआ एंगल है उसे हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन, और इसे डिनोट कैसे करेंगे 1 टू द पावर c। बात समझ में आ रही है। yes, मान sir. लिया हमारे पास AO कोई इनिशियल रे थी और वो मूव करते करते पॉइंट P पर पहुंच गई और लेंथ AP की उतनी ही है जितने की AO की है, मतलब ये दोनों रेडियस के बराबर ही मूव की, तो बनने वाला जो एंगल यहाँ पर होगा उसे हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन, ठीक है बात। अब लोगों को ये समझ में आना बंद हो Yes, गया, sir. अब लोगों को ये समझ में आना बंद हो गया कि इस 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है। फिर अगर हम लोग रेडियस को घटाते बढ़ाते हैं तो क्या इस 1 रेडियन की वैल्यू जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे ये बढ़ जाएगी या ये हमेशा फिक्स होगी, ऐसा सोचा गया, ठीक है। तो इस 1 रेडियन की वैल्यू निकालने की बात हुई कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, रेडियस के घटाने पर या बढ़ाने घटाने पर इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, और एग्जैक्टली इसकी वैल्यू होती कितनी है इस पर कंफ्यूजन आया। उन्होंने एक यूज किया कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने क्लास 10 में शायद पढ़ा हो, है ना, कि जो आर्क होता है अगर एंगल AOP की बात करें से इसका रेशियो यहाँ मान लिया पॉइंट B है, ठीक है, अगर हम लोग इसका रेशियो की बात करें एंगल AOP से AOB की रेशियो, तो ये उतनी की बराबर होगी जितना कि उसका रेशियो आर्क, जितना उसका आर्क का रेशियो होगा उतना ही उसके एंगल्स का भी रेशियो होगा, ठीक है, जितना आर्क का रेशियो होगा उतना ही एंगल्स का भी रेशियो होगा। तो अगर हम लोग आर्क AOP, ये एक आर्क है, क्या करें आर्क AOP का रेशियो ले लें आर्क AOB के साथ, तो ये इक्वल होगा किसके, AOP के एंगल AOP के अपॉन एंगल AB के, एंगल AOB के। इतनी बात समझ में आई। No, sir. बेटा ये देखो हमने कहा कि इस AP एंगल पे आर्क कितना लंबा बन रहा है, AP आर्क बन रहा है, Yes, sir. इस AP आर्क के लिए एंगल AOB है, Yes, sir. और इस AB आर्क के लिए एंगल AOB है,
Yes, sir. अगर हम लोग, ये थ्योरम है क्लास 10th में किसी बोर्ड में है, आपके बोर्ड में शायद नहीं था, लेकिन अगर हम लोग इस आर का रेशियो लें, इस पे बनने वाली आर का रेशियो, तो अगर एओपी एंगल पे आर का रेशियो एपी है और एओबी एंगल पे आर का जो रेशियो है वो एबी है, एओपी अपॉन एबी ले रहे हैं, तो इसके किसके बराबर होगा, उस आर के बनने वाले एंगल के। तो एपी आर पर बनने वाला एंगल है एओपी और एबी आर पर बनने वाला एंगल है एओबी। अब समझ में आया? Yes, sir. तो अब हम लोग आर के ओपी की लेंथ कितनी है, आर के ओपी की लेंथ आर है, देखो ये लेंथ कितनी है, आर है, और आर एओबी की लेंथ कितनी है, वो 2r है, नहीं पाई आर है, क्योंकि सरकमफेरेंस पूरा कितना होता है, 2 पाई आर होता है, और ए बी कितना, उसका आधा है, ये कितना हो गया, पाई आर। कुछ क्लियर हो रही बात? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो अब ये हो गया आर अपॉन पाई आर, और यहाँ पे हमारे पास एंगल एओपी, एंगल एओपी की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 1 रेडियन, और यहाँ पर कितना है स्ट्रेट एंगल, ये हमारे पास कितना है स्ट्रेट एंगल, यहाँ से आर कैंसिल होगा, तो 1 रेडियन की वैल्यू देखिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो ऊपर आ गया स्ट्रेट एंगल और डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? Yes, Yes, sir. sir. अब स्ट्रेट एंगल की वैल्यू भी फिक्स होती है, पाई भी हमारे पास कांस्टेंट है ना, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये 1 रेडियन की वैल्यू कैसी हुई, कांस्टेंट हुई ना? Yes, sir. ठीक है, तो 1 रेडियन की वैल्यू कैसी हुई, कांस्टेंट हुई। अच्छा 1 रेडियन हुआ किसके बराबर, यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालने, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू हमारी डिग्री में कितनी होती है, 180 डिग्री, 180 डिग्री 180 अपॉन by pi. 180 डिग्री अपॉन पाई। Pi. तो 1 रेडियन की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री बाई पाई से, मतलब किसी को भी अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर एंगल में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग 1 एंगल की वैल्यू निकाल लें तो कितना आएगा, पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। तो अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करना हुआ तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे, आगे एंगल का कन्वर्जन आएगा आपको। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो अब हम लोग बात करें, देखिए पाई रेडियन की वैल्यू हमने कहा 180 डिग्री है, पाई रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जहाँ पे हमारा आ रहा है उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, पाई रेडियन। अच्छा ये अगर पाई रेडियन है तो ये कितना हो गया, पाई बाई 2 रेडियन, Yes, sir. हुआ कि नहीं, और ये कितना हुआ, पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब ये हो गया 3 पाई बाई 2 रेडियन, और ये कितना हो गया 2 पाई रेडियन। कहने का मतलब एक राइट एंगल कितने के बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। ये तीसरी बात आगे समझ में, ठीक है, और ये रेडियल सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम बहुत यूजफुल है, इसको हम लोग बहुत यूज करेंगे, आज 11th क्लास में तो बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं, अब आगे यही यूज करेंगे भी, डिग्री का तो यूज कम है। तो आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। Yes, sir. चलिए आगे हम लोग फिर बात करते हैं अगले पेज पर, एक छोटी सी थ्योरी, और इसके बाद हम आपकी क्लास यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि आपको इतने के बाद आप जाके क्वेश्चन करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन, पहले इन बेसिक्स पे आप कमांड कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक पार्ट क्या है कि हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रेडिंग सिस्टम और इन सब में समझ लेते हैं। हम लोगों ने एक राइट एंगल की वैल्यू कितनी पढ़ी थी, एक राइट एंगल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री, ग्रेड कितने होते हैं, 100 ग्रेड, और रेडियन में कितना होता है, पाई बाई 2 रेडियन। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये कन्वर्जन में काम आता है, ग्रेडिंग से डिग्री में, डिग्री से ग्रेडिंग में, या पाई बाई 2 में, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अगर 1 डिग्री की निकालना है वैल्यू तो आप क्या करोगे, ग्रेड में, डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 100 अपॉन 90। ये बात समझ में आ रही है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आगे एक रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं हम लोग, छोटा सा, थोड़ी सी बात और पढ़ लें।
ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात लगेगी और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना भी है। देखिए, हम लोगों ने बात की, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसने कितना मूवमेंट किया, अपने रेडियस के बराबर, अपने रेडियस के बराबर, इसकी रेडियस थी और ये इसकी रेडियस थी, है ना। और ये मान लेते हैं हमारी नंबर लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन है। तो ये जो रेडियस, और ये जब रेडियस के बारे मूव करेगा तो कितना एंगल बनेगा, 1 रेडियन का, है ना। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। अगर इस पर्टिकुलर लेंथ को, जितना लेंथ हम लोगों ने ये मेजर किया है, ये मूवमेंट जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग नंबर लाइन पे जाकर के चेक करें, इसको ऐसे नंबर लाइन पे सेट कर दें, तो ये जो एक्जैक्टली लेंथ आएगी वो हमारी आती है 1 यूनिट रियल नंबर के बराबर। अगर ये रियल नंबर की नंबर लाइन है तो 1 यूनिट की नंबर लाइन, जितने नंबर लाइन पे हम लोगों ने ये डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को अगर मैं यहाँ मेजर करूँ तो ये 1 यूनिट आती है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि पाई रेडियन जो होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 हम लोगों ने नंबर में ली है, रियल नंबर में 3.14 ही होती है। डिग्री में तो π/2 होती है, लेकिन रियल नंबर में 3.14 होती है, क्योंकि रेडियन और 1 डिग्री और 1 रेडियन 1 यूनिट रियल नंबर एक जैसा बिहेव करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कल के दिन आपको लिख दिया जाए sin2 डिग्री लिखा हो तो आप समझते ही हो, लेकिन कल के दिन sin2 लिख दिया जाए सिर्फ, तो आप क्या समझोगे, ये sin2 रेडियन है, ठीक है। cos2 लिख दिया जाए तो आप क्या समझोगे, cos2 रेडियन है या cos2 रियल नंबर है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सर ठीक है। एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने कहा बेटा, जब एक यूनिट लेंथ को हम लोग नंबर लाइन पे चेक करते हैं तो वो 1 यूनिट रियल नंबर के बराबर आती है। आप ये समझो कि एक जो है हमारा रेडियन, वो 1 यूनिट के बराबर होता है रियल नंबर लाइन पर, ठीक है। तो जब भी आपके आगे डिग्री लगा होता है, आप sin 45 डिग्री समझते हो, sin 45 डिग्री। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, कि हम लोग 1 डिग्री को 1 रेडियन के बराबर लेते हैं, ठीक है, यस Yes, पाई sir. रेडियन, यस सर। है ना। अब आपसे कहा जाए कि sin 1 डिग्री में, sin 1 डिग्री और 1 रेडियन आपने पढ़ा कितना था, 1 रेडियन अभी कितना पढ़ा था, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, π/180, pi/2 pi/180। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए sin 30 डिग्री और sin 30 में कौन बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा, बता सकते हो? मैं सर sin 30 बड़ा है। क्यों बड़ा है sin 30? क्योंकि ये 30 रेडियन है। ये कितना है? सर sin 30 रेडियन है ये। 30 रेडियन है, और हम लोग 30 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू π/180, है ना, ये π/60 आ जाएगा, है ना। और 30 डिग्री को अगर हम लोग ये रेडियन में Yes, कन्वर्ट sir. करें तो कितना है, वो 30 डिग्री ही आएगा, है ना। तो आप ये समझो, रेडियन हमेशा बड़ा होता है। एक रेडियन की वैल्यू होती है लगभग 2 पॉइंट समथिंग। एक रेडियन बराबर जो होता है, एक रेडियन हमारे कितने के बराबर होता है, निकाल के दिखा देते हैं आपको। एक रेडियन की जो वैल्यू होती है वो पाई की वैल्यू कितनी है, सॉरी 180 डिग्री नहीं था यहाँ पे, हमने यहाँ उल्टा लिखा है, यहाँ पे 1 रेडियन में ऊपर 180 डिग्री था, 180 डिग्री अपॉन पाई था, ठीक है, ये था। तो अगर हम लोग इसकी 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे, 1 रेडियन की वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री, और पाई की वैल्यू हम लोग अगर रेडियन मिले तो 22/7, तो 7 ऊपर गया, 22 नीचे आया, है ना। तो यहाँ से 1 रेडियन को हम लोग और कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आता है 57 डिग्री समथिंग, 57 डिग्री समथिंग, मतलब 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड आता है। तो 1 रेडियन जो है वो हमारा 1 डिग्री से काफी बड़ा है। जहाँ 1 डिग्री है, 1 रेडियन कितना है, 57 डिग्री के नियर अबाउट है। आप सोचो तो sin 30 डिग्री से sin 30 बहुत बड़ा होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन आपको आगे ये भी सीखना पड़ेगा कि एंगल डिग्री बढ़ाते समय क्या एंगल की वैल्यूज बढ़ती हैं,
ये भी तो सीखना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम डिग्री बढ़ाते हैं एंगल की वैल्यूज घटती हैं, ऐसा भी तो होता है। साइन 90 डिग्री के बाद अगर साइन 120 पे जाओगे तो साइन 90 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है, 120 की कम होती है। तो आगे ये सब हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी आप ये जानिए, आपको भी इतना ही सीखना है कि 1 डिग्री जो हमारा होता है, 1 रेडियन जो होता है 1 डिग्री से बड़ा होता है। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो आज आपको इतना ही सीखना है, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतना बहुत कुछ हो गया। आपको इतना पहले प्रॉपर रिवीजन करना है, और ये सारे सिस्टम्स और ये डिग्री और रेडियन का जो नजर रिलेशनशिप है आपस में, इन्हें समझना है। पॉसिबल क्वेश्चंस हैं तो कर लेने हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है कल के डेट पे तो हमसे पूछना है। फिर आगे हम लोग आप कल से एक एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, साइन कोसाइन से। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कल तो क्लास है नहीं, 2 दिन का टाइम आपके पास, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और क्लास 10th की बुक से एक बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिएगा, ताकि बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए। थैंक यू। Yes, sir.